दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या हार्मुज जल संधि को, हार्मुज जलडमरू मध्य को ईरान बंद कर सकता है। आज इसी पर पूरा विस्तार से चर्चा होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन का। ये है हमारा प्यारा देश भारत, और हमारे प्यारे देश भारत से पश्चिम दिशा में स्थित है मिडिल ईस्ट एशिया के देश। और यहाँ पर कई सारे देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, इसके अलावा तुर्की है, सीरिया है, इराक है, इजराइल है, ईरान है, कुवैत है। तो ऐसे बहुत सारे देश है। चलिए आगे और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं फारस की खाड़ी में। तो ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है फारस की खाड़ी। और फारस के खाड़ी के आसपास के जो देश हैं, यहाँ पर है ईरान, यहाँ पर है इराक। इराक का सीमा थोड़ा सा टच करता है फारस की खाड़ी, जिसे पर्शियन गल्फ अंग्रेजी में कहते हैं। इससे यहाँ पर लोकेशन है के फॉर कुवैत। ये है सऊदी अरब, SA मतलब सऊदी अरब। यहाँ पर है कतर, और ये बहरीन है। बहरीन एक छोटा सा टापू है। और ये लोकेशन है UAE का। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये जो लोकेशन है यहाँ से, ये लोकेशन है UAE का। और यहाँ पर लोकेशन है ओमान का। ये जो आपको रीजन दिख रहा है, जो सैडेड रीजन है, ये ओमान का एक्सक्लेव है। एक्सक्लेव कहने का मतलब जो ओमान नाम का देश है, उसका एक हिस्सा एक ऐसे जगह पर स्थित है जो उसके मुख्य भूमि से कहीं और है, और साथ ही साथ ये दूसरे देश के साथ सीमा भी साझा करता है। जैसे ये जो हिस्सा है, ये UAE के साथ सीमा भी साझा करता है। और ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये वाला, ये रीजन आपको जो दिख रहा है, ये एक प्रायद्वीप है, यानी कि पेनिनसुला है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, यानी कि जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये जो रीजन आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, चूंकि ये UAE का हिस्सा है, इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। और ये ओमान का एक एक्सक्लेव है। तो इस पूरे को कहा जाता है मुसंदम प्रायद्वीप। क्या? मुसंदम प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला, यानी कि जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पर छोटे छोटे टापू है जो ओमान का ही हिस्सा है। दोस्तों, ये जो लोकेशन है चूंकि UAE का है। UAE एक स्वतंत्र देश बना था 1971 में। यहाँ से ब्रिटिश फौजें निकली थी 1971 में। यहाँ पर अभी कुल 7 एमिरेट है, और 7 एमिरेट के मिलने से ही UAE का निर्माण हुआ, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट। अगर बात करें 1971 का, तो 1971 में 6 एमिरेट ने आपस में समझौता किया और UAE का स्थापना किया। बहुत सारे एमिरेट, जैसे कि आबू धाबी, जैसे कि शारजा। अगर इस लोकेशन की बात करें, ये जो एमिरेट है जिसका नाम है रश अल खैमा, क्या? एमिरेट्स ऑफ रश अल खैमा, जो यहाँ मैंने R से डिनोट किया है। तो रश अल खैमा UAE को ज्वाइन करता है 1972 में। तो ये कुछ ऐसा बेसिक सा जानकारी है UAE के बारे में। ये लोकेशन है कतर का। कतर 1971 में स्वतंत्र देश बना, यहाँ से ब्रिटिश फौजें निकलती हैं। बहरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ये भी 1971 में एक स्वतंत्र देश बनता है। यानी UAE, कतर, बहरीन, तीनों पर ब्रिटिश कंट्रोल था 1971 के पहले, और 1971 में तीनों स्वतंत्र देश बनता है। अगर ओमान की बात करें, तो ओमान भी ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुआ, लेकिन और 20 साल पहले 1951 में। अगर यहाँ पर बात करें, चूंकि ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ये मैरी टाइम बाउंड्री है, यानी कि समुद्री रेखा। आप कुछ मोटे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, चूंकि ये जो समुद्री रेखा है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, इसके इधर क्या है? ईरान है। और इसके इधर क्या है? यहाँ पर बहरीन है, यहाँ पर कतर है, यहाँ पर सऊदी अरब है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ बात करें, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके इधर, तो इसके इधर ये जो हिस्सा है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ईरान का। कहने का मतलब है कि ये जो समुद्री रेखा है, यानी मैरीटाइम लाइन है, इसके इधर ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी इस रीजन में काफ़ी हद तक ईरान का जो कानून है वो लागू होगा। साथ ही साथ यहाँ मछली पकड़ने का जो राइट है वो ईरान के पास होगा। यहाँ जो भी प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, जैसे कि नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम, उस पर ईरान का अधिकार होगा। और सेम टू सेम जो बातें हैं इस साइड भी लागू होगा। तो ये मैरीटाइम बाउंड्री आपको दिख रहा है। लेकिन ईरान इस मैरीटाइम बाउंड्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये जो मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको लेकर के अनक्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982 में एक लॉ बना था, जिसे दुनिया भर के देशों ने एक्सेप्ट किया था। ईरान ने भी उसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन ईरान ने उसे रेटिफाइड नहीं किया था। रेटिफाइड का मतलब हुआ कि अगर कोई देश किसी कानून को रेटिफाइड कर लेता है, इसका मतलब है कि वो दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ संकल्प से उसको फॉलो भी करेगा। लेकिन ईरान मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर जो कानून है उसको रेटिफाइड नहीं किया है, यानी इसमें वो ढील बरतते रहता है। कहने का मतलब है ये जो मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको ईरान के द्वारा कई बार वायलेट किया जाता है।
अगर अमेरिका की बात करें, हम आगे आपको बताएंगे कि अमेरिका का यहाँ पर कितना उपस्थिति है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अनक्लोज का जो नियम है, यानी कि मैरीटाइम बाउंड्री का जो नियम है 1982 का, उसको साइन ही नहीं किया है। चूंकि अमेरिका ने 1982 का अनक्लोज का नियम साइन ही नहीं किया है, इस वजह से अमेरिका दुनिया भर के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए ईरान का कंट्रोल वाला वाटर है, यहाँ भी अमेरिका का शिप चला जाता है, क्योंकि अमेरिका का ये दादागिरी है। क्योंकि अमेरिका ने वो जो नियम है, वो जो कानून बनाया गया था 1982 में समुद्र पर अधिकार को लेकर के, अमेरिका ने उसको साइन ही नहीं किया था। तो खैर, ये तो एक बहुत ही बेसिक सा बात हो गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो पूरा का पूरा लोकेशन है, यहाँ से क्रूड पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस बहुतायत मात्रा में मिलता है। और ये जो हार्मुज का रास्ता है, यहाँ से दुनिया का 1/3 LPG गुजरता है, यानी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। जबकि क्रूड पेट्रोलियम की अगर बात किया जाए तो दुनिया में जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है कच्चा तेल का, उसका 1/4 इसी रास्ते से गुजरता है। अब यहाँ पर जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, वो कम या ज़्यादा क्रूड ऑयल और LPG का प्रोडक्शन लगभग कर रहे हैं। चाहे कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, ओमान हो, ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो। तो ये जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि LPG और क्रूड ऑयल का ये जो अमाउंट है 1/3 और 1/4 रेस्पेक्टिवली इसी रास्ते से गुजरता है। इसी वजह से अमेरिका के द्वारा ये जो रास्ता है, इसको दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चौक पॉइंट या दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी कहा जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दुनिया का इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल और LPG जिस रास्ते से गुजर रहा है, वो रास्ता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर और कुछ डाटा की बात करें तो 2018 का एक डाटा है कि इस रास्ते से 21 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन गुजर रहा था, अलग अलग टैंकर से। मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख और बैरल का मतलब हो गया 159 लीटर। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल यहाँ से डेली बेसिस पे गुजरता है, बड़े बड़े टैंकरों के माध्यम से। अब देखिए, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर समुद्र की गहराई हर जगह एक जैसा नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री का कॉन्सेप्ट भी है, यानी कि समुद्र के किस हिस्सा पर किसका कंट्रोल है। इस वजह से यहाँ पर सी लेन बनाया गया है। सी लेन जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी समुद्र में रास्ता। समुद्र में रास्ता कहने का मतलब कि जो समुद्री जहाज है किस रास्ते से गुजरेगा, उसको सी लेन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैरीटाइम बाउंड्री के इस तरफ का जो हिस्सा है, यानी कि ईरान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर सी लेन है। जबकि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये ओमान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी कि सुविधा अनुसार सी लेन को बनाया जाता है ताकि जो जहाज है, समुद्री जहाज है, वो आसानी से क्रॉस हो सके। और वो समुद्री जहाज कभी ईरान के समुद्री पानी से भी गुजरता है और कभी ओमान, UAE या कतर, बहरीन के समुद्री जो जल है, जल क्षेत्र है, वहाँ से भी गुजरता है। अब ये जो सी लेन है, जाने के लिए अलग सी लेन है और आने के लिए अलग सी लेन है, लगभग 1 मील चौड़ा। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है लगभग 1 मील चौड़ा है, यानी जाने के लिए एक अलग रास्ता है जो 1 मील चौड़ा है समुद्र में, और आने के लिए एक अलग रास्ता है जो 1 मील चौड़ा है। चूंकि यहाँ काफ़ी संख्या में जहाज़ों का आना जाना रहता है, तो जहाज़ों के बीच आपस में कोई टक्कर वगैरह ना हो, इस वजह से इस तरह का व्यवस्था किया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं 3 टापुओं के बारे में, 3 द्वीपों के बारे में। यहाँ पर है अबू मूसा आइसलैंड, यानी अबू मूसा द्वीप है। यहाँ पर है LT का मतलब हुआ लेसर टोन्ब, यहाँ मैंने लिख दिया है। और ये है GT का मतलब हो गया ग्रेटर टोन्ब। ये 3 द्वीप हैं, अबू मूसा, लेसर टोन्ब और ग्रेटर टोन्ब। 1971 तक यहाँ पर ब्रिटिश फौजें थी। चूँकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, बहरीन, कतर, UAE, ओमान के साथ साथ अबू मूसा, LT यानी कि लेसर टोन्ब और GT यानी ग्रेटर टोन्ब, यहाँ भी ब्रिटिश फौजें थी। इन 3 द्वीपों से ब्रिटिश फौज 1971 में निकलती है। जैसे ही ब्रिटिश फौजों के द्वारा इन 3 द्वीपों को खाली किया जाता है, तो उनका जगह यानी ब्रिटिश फौजों का जगह ईरान के फौज के द्वारा ले लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इन 3 द्वीपों पर ईरान का कब्जा है 1971 से। और इन 3 द्वीपों पर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का तैनाती भी किया गया है, जो ईरान का मुख्य सेना है, आप मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हैं, जो ईरान की सेना से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मोटो है ईरान में हुए 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाना, उसकी रक्षा करना। IRGC का तैनाती इन 3 द्वीपों पर तो है ही, साथ ही साथ जो भी इस रीजन में द्वीप है, मैक्सिमम द्वीप पर IRGC का तैनाती
किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाता है। पूरे ग्लोबल ट्रेड को ये रीजन प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ से कच्चा पेट्रोलियम निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो रहा है और दुनिया भर में वो जा रहा है। हारमुज जल संधि से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट छूट गया था, चलिए इसको देख लेते हैं। हारमुज जल संधि का यानी हारमुज स्ट्रेट का जो कुल लंबाई है वो लगभग 167 किलोमीटर है, जबकि इसकी अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो वो वैरी कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो वो 39 किलोमीटर से 96 किलोमीटर के बीच इसका चौड़ाई है हारमुज जल संधि का। दोस्तों, इस पूरे रीजन से जुड़े हुए जियो पॉलिटिक्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको जीसीसी के बारे में समझना आवश्यक हो जाता है। जीसीसी का फुल फॉर्म हुआ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसका स्थापना हुआ था 1981 में। अब सवाल है कि इसका स्थापना क्यों हुआ था, तो देखिए इसके पीछे का क्या कहानी है, आखिर जीसीसी का स्थापना क्यों हुआ। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979 में, इसका मतलब हुआ ईरान एक इस्लामिक देश बन जाता है। अगर 1979 के पहले की बात किया जाए तो ईरान एक मॉडर्न देश था और साथ ही साथ अमेरिका का एलाई भी था। 1979 में जब यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, खुमैनी शासन का शुरुआत हो जाता है, उसके बाद ईरान अमेरिका का एलाई नहीं रहा, ईरान अमेरिका का दुश्मन हो जाता है। तो ईरान से बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इराक के शासक सद्दाम हुसैन को पैसा दिया, हथियार दिया और सद्दाम हुसैन से ये कहा, यानी इराक से ये कहा कि अब तुम ईरान से युद्ध करो। तो 1980 में यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन जब ईरान में हुआ, उसके महज एक साल बाद ही इराक के द्वारा ईरान से युद्ध शुरू कर दिया जाता है। चूंकि 1980 में इराक और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया और ये जो लोकेशन है, यहाँ के देशों को अगर आप देखेंगे, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, जो भी यहाँ पर देश है, उनका इकोनॉमी कच्चा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर टिका हुआ था। तो इन देशों को डर था कि इनके बीच जो लड़ाई हो रहा है वो लड़ाई कहीं इस रीजन में न फैल जाए और साथ ही साथ यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक्सपोर्ट कहीं प्रभावित न होने लगे। तो इस वजह से ही इस रीजन के 6 देश, कौन कौन, ओमान, यूएई, कतर 3 हो गया, बहरीन 4 हो गया, सऊदी अरब 5 और कुवैत 6, इन 6 देशों ने मिलकर जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का स्थापना किया 1981 में और एक कोलिजन फोर्स का भी गठन किया गया, जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन था। और इन कोलिजन फोर्सेस का गठन इसलिए किया गया ताकि ईरान इराक वार का जो आँच है वो इस रीजन तक न आए। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे हम ये देखते हैं कि क्या ईरान के द्वारा हारमुज जल संधि को सही में बंद किया जा सकता है, क्या ईरान ऐसा कर सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको 2 बातों को समझना होगा। पहला बात ये आपको समझना होगा कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इस रीजन में अमेरिका का उपस्थिति किस तरीके का है और अमेरिका का उपस्थिति कब से रहा है, आखिर अमेरिका कितना पावरफुल है इस रीजन में, इसको भी समझना होगा, इस पर बात करेंगे। और दूसरा बात ये है कि क्या ईरान को रूस और चीन का पूरी तरीके से बैकअप सपोर्ट है इस मामले में। कहने का मतलब है कि अगर हारमुज को बंद करने के लिए ईरान के द्वारा कोई स्टेप उठाया जाता है तो क्या उस स्थिति में रूस और चीन उसे सपोर्ट करेंगे, तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका का उपस्थिति, अमेरिकी सेना का उपस्थिति इस रीजन में कितना है और किस प्रकार से है और किस हद तक है और कब से है। देखिए, अगर इस रीजन की बात किया जाए तो ये रीजन पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 मुख्य वजह से, पहला है एलपीजी और नंबर 2 है क्रूड ऑयल। अगर कच्चा पेट्रोलियम की बात किया जाए तो अमेरिका का एक कंपनी था, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जो 1933 में यहाँ पर पेट्रोलियम उत्खनन का काम करता है। ये रॉकफेलर फैमिली का कंपनी था और ये जो कंपनी है ये पेरेंट कंपनी है आज के सऊदी अरामको का। आपको ये जानकारी भी होना चाहिए। तो सऊदी अरब में इस तरीके से 1933 के बाद क्रूड पेट्रोलियम का उत्खनन शुरू होता है। 1938 से यहाँ पर कमर्शियल रूप से कच्चे पेट्रोलियम का उत्खनन भी शुरू हो जाता है, यानी अब लार्ज स्केल पे वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाता है 1938-40 के आसपास, और वो जो एक्सपोर्ट है इस रास्ते से ही हो रहा था, यानी यहाँ से जो कच्चा पेट्रोलियम निकल रहा था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के द्वारा, जो अमेरिका का कंपनी था, वो कच्चा पेट्रोलियम फाइनली इस रास्ते से बड़े बड़े टैंकरों के माध्यम से दुनिया के अलग अलग रीजन में जा रहा था, स्पेशली अमेरिका यूरोप की तरफ जा रहा था। सऊदी अरब में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के द्वारा, उसके जस्ट बाद बहरीन में भी कच्चे तेल के कुएं खोदे गए। तो इस तरीके से अमेरिकी कंपनियां इस क्षेत्र में कच्चा पेट्रोलियम निकालने का काम शुरू कर देती हैं। दोस्तों, चूंकि आपको ये बात भी पता होगा कि 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ, उसके बाद अमेरिका का जो प्रभाव है पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और ब्रिटेन का जो प्रभाव है तेजी से घटना शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो स्थापित हो गया कि अमेरिका अब एक बहुत ही पावरफुल देश बन चुका है ब्रिटेन के सामने।
तो मैं आपको ब्रिटेन और अमेरिका का ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा रीज़न है, चूँकि यहाँ पर अमेरिकी कंपनियों के द्वारा तेल का उत्खनन किया जा रहा था, तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए सेना की भी आवश्यकता थी। तो ये सेना थी ब्रिटिश सेना। 1971 तक इस रीजन में जो तेल का उत्खनन हो रहा था, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग रीजन में अप्रोक्स 1971 तक ब्रिटिश सेना की मौजूदगी इस रीजन में रहा था। दोस्तों, अगर बात ये करें कि आखिर अमेरिकी नेवी सबसे पहली बार इस रीजन में कब आया, तो सबसे पहली बार अमेरिकी नेवी 1944 में इस रीजन में आया। क्यों आया 1944 में? चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अमेरिकी नेवी के आने के पीछे कारण ये था कि इटली के द्वारा सऊदी अरब और बहरीन में जो क्रूड ऑयल का इंस्टॉलेशन था अमेरिका का, उस पर बम्बार्डिंग किया गया। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। तो इन दोनों क्रूड ऑयल इंस्टॉलेशन को बचाने के लिए अमेरिकी नेवी यहाँ पर आया था। हालांकि अमेरिकी नेवी यहाँ पर इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा अस्थायी रूप से नहीं रहा उस दौर में, चूँकि इस रीजन में अमेरिकी नेवी तो आ गया 1944 में, लेकिन उसने अपना कोई अस्थायी बेस वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि अमेरिका के लिए ये काम ब्रिटिश नेवी के द्वारा किया जा रहा था। यानी कि जो ऑयल इंस्टॉलेशन थे उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिटिश नेवी इस रीजन में रहा था। तो चूंकि 1944 में अमेरिकी नेवी यहाँ आ तो गया, लेकिन अमेरिकी नेवी ने यहाँ पर अपना अस्थायी बेस नहीं बनाया। चूंकि अमेरिकी कंपनियों को क्या चाहिए था? अमेरिकी कंपनी को चाहिए था सिक्योरिटी, और अमेरिकी कंपनियों को वो सिक्योरिटी ब्रिटिश नेवी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इस वजह से अमेरिकी नेवी यहाँ पर अस्थायी बेस नहीं बनाया। हाँ, ब्रिटिश नेवी को यूएस नेवी के द्वारा पूरी तरीके से बैकअप सपोर्ट दिया जा रहा था। 1949 में क्या हुआ? 1949 में यूएस नेवी ने यहाँ पर एक मिडिल ईस्ट फोर्स का गठन किया, और इस फोर्स के गठन का मोटो यही था कि यहाँ पर स्वतंत्र नौवाहन सुनिश्चित हो सके। यानी यहाँ जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा था वो आसानी से इस रास्ते के थ्रू दुनिया के अन्य हिस्सों में जा सके, उसके सामने कोई प्रॉब्लम, उसके सामने कोई बाधा वगैरह न आए। चूँकि 1949 में मिडिल ईस्ट फोर्स का गठन यूएस नेवी के द्वारा यहाँ पर किया गया था 1949 में, 1949 के बाद लगभग 2 दशकों तक इस पूरे रीजन में यूएस नेवी का छिटपुट रूप से उपस्थिति रहा। चूंकि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि बहरीन, कतर या इवन यूएई है, ये 1971 में स्वतंत्र देश बनते हैं। यानी यहाँ से आप ऐसे समझे, इस पूरे रीजन को ब्रिटिश नेवी के द्वारा 1971 में खाली कर दिया जाता है। चूंकि 1971 से पहले भी यूएस नेवी यहाँ पर था, लेकिन 1971 में जब ब्रिटिश फौज यहाँ से निकलती है, अमेरिकी नेवी के द्वारा बहरीन में एक अस्थायी बेस बना लिया जाता है। चूंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था मिडिल ईस्ट फोर्स का गठन 1949 में किया गया था, तो उस मिडिल ईस्ट फोर्स का एक अस्थायी बेस का निर्माण किया गया बहरीन की राजधानी मनामा में। यानी अब स्पष्ट हो गया 1971 से कि इस पूरे रीजन को सुरक्षा प्रोवाइड करने का जो काम है वो डायरेक्ट रूप से अब अमेरिका देने वाला है। उसके पहले भी सिक्योरिटी प्रोवाइड अमेरिका ही कर रहा था, लेकिन वो बैकअप में था, फ्रंट में ब्रिटेन था। लेकिन 1971 से सुरक्षा देने का जो डायरेक्ट काम है वो अमेरिका ने अपने हाथों में इस रीजन में ले लिया, और इसका शुरुआत हुआ 1971 में एक बेस बनाकर, और वो बेस बनाया गया बहरीन की राजधानी मनामा में। क्योंकि 1971 में यहाँ पर अमेरिकी नेवी का एक बेस बन चुका था, लेकिन इस रीजन में जो खतरा है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा था। जैसे 1979 के पहले ईरान अमेरिका का एलाई था, दोस्त था, लेकिन 1979 के बाद ये अमेरिका का दुश्मन हो गया था। तो अमेरिका को अब क्या करना था? अमेरिका को इस रीजन में डिफेंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना था। तो ऐसा करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपने नेवी के 5वें फ्लीट को, यानी 5वें बेड़े को पुनर्जीवित किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसको बंद कर दिया गया था, 5वें फ्लीट को। अब देखिए, चूंकि अमेरिका का काम क्या है? अमेरिका का जो काम आप ऐसे समझिए, पूरे दुनिया भर में उसका नेवी फैला हुआ है। यानी अटलांटिक महासागर को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए उसका एक अलग बेड़ा है। बेड़ा कहने का मतलब है कुछ जहाज़ों का समूह, कुछ वारशिप का समूह, कुछ फाइटर कैपेबिलिटी रखने वाले जो समुद्री जहाज़ हैं उनका समूह को बेड़ा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फ्लीट कहते हैं। तो 5th फ्लीट, 6th फ्लीट, अलग अलग फ्लीट होते हैं जो दुनिया के अलग अलग रीजन को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सुरक्षा प्रोवाइड करना क्या, अमेरिका का बस अपना फ़ायदा है, वो अपने फ़ायदा के लिए काम करता है, जिसे दुनिया के सामने वो कहता है कि हम इस रीजन को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और दोस्तों, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि अमेरिकी नेवी का जो 5th फ्लीट है न सिर्फ पर्सियन गल्फ की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, बल्कि ओमान की खाड़ी, हारमुज जल संधि हो, या ये जो लोकेशन है अरब सागर का या हिंद महासागर का, और यहाँ जो लोकेशन है लाल सागर का, तो इस पूरे रीजन को सुरक्षा प्रोवाइड करने का जो जिम्मेदारी है वो 5th फ्लीट ऑफ नेवल यूएस कमांड को, यानी अमेरिकी नेवी के 5वें जो बेड़ा है उसको ये जिम्मेदारी दिया गया है।
दोस्तों ये कतर है, कतर में है अल उदैद एयरबेस। यहाँ पर 1996 से अमेरिकी एयरफोर्स का तैनाती है। इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरबेस है वो कतर में ही है। यूएई में अमेरिकी फाइटर जेट तैनात है, ओमान में भी अमेरिकी फाइटर जेट और वारशिप तैनात है, सऊदी अरब में भी अमेरिकी फ़ौजें तैनात हैं, कुवैत में भी अमेरिकी फ़ौजें तैनात हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 10% ऑयल रिजर्व, पूरी दुनिया का 10% क्रूड ऑयल रिजर्व यहाँ पर है। अगर क्रूड ऑयल है और वहाँ अमेरिका ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अमेरिका को एक बहाना चाहिए कि हम उस रीजन को सुरक्षा प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, हम उस रीजन को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर 24,000 अमेरिकी फ़ौजें हैं। हाँ, ये संख्या कम ज़्यादा होते रहता है क्योंकि अमेरिका का जो बेस है पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। तो कभी वहाँ से जवानों को यहाँ ला दिया, यहाँ से जवानों को वहाँ ला दिया, कुछ फाइटर जेट को वहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से वहाँ कर दिया, कुछ जो समुद्री जहाज़ है उसको अटलांटिक से उठा करके ओमान की खाड़ी में ला दिया, कुछ फाइटर जेट जो ओमान की खाड़ी में तैनात है उनको भूमध्य सागर में पहुँचा दिया। तो अमेरिका इस तरीके से ये सब कुछ करते रहता है। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि अमेरिका का तैनाती इस रीजन में किस हद तक है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान इस रीजन को बंद करने का सोच भी सकता है? क्योंकि ईरान ने अगर ऐसा सोचा भी तो आप खुद अंदाज़ लगाइए कि इस रीजन में क्या होने वाला है, क्योंकि इस पूरे रीजन को घेरे हुए है अमेरिकी सेना, अमेरिकी नेवी। दोस्तों थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हार्मुज जल संधि को क्या ईरान बंद करेगा, तो दो बातों को आपको समझना था। पहला ये है कि अमेरिका का जो पावर है, अमेरिका का जो तैनाती है इस रीजन में कितना है, इस पर हमने बात कर लिया। अब इसके बाद जो नंबर 2 बात है वो ये है कि रूस और चीन का समर्थन ईरान को किस हद तक है। तो ज़रा यहाँ पर आप गौर करें। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि ये है अबू मूसा आइसलैंड, ये है लेसर टोन्ब और ये है ग्रेटर टोन्ब। 1971 में ब्रिटिश सेना के द्वारा इन तीनों द्वीपों को छोड़ दिया जाता है, यानी ब्रिटिश फौजें 1971 में इन तीनों टापुओं को छोड़ देती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ईरान के द्वारा इन तीनों को कब्जा में ले लिया जाता है। अब देखिए ये जो एमिरेट ऑफ शारजाह है, यानी जो शारजाह एमिरेट है, उसका दावा ये है कि अबू मूसा मेरा है, जबकि ये जो लोकेशन है रस अल खैमा एमिरेट का, क्या एमिरेट्स ऑफ रश अल खैमा, तो ये जो एमिरेट्स ऑफ रश अल खैमा है यूएई का, इसका दावा ये है कि ये लेसर टोन्ब और ग्रेटर टोन्ब मेरा है। अब इसको लेकर के रूस और चीन का क्या विचार है जरा वो देखिए। दिसंबर 2023 का खबर है, दिसंबर 2023 का खबर यह है कि रूस और चीन ने इन तीनों द्वीपों पर यूएई का समर्थन किया है। क्योंकि जो दोनों एमिरेट है, एमिरेट्स ऑफ शारजाह और एमिरेट्स ऑफ रस अल खैमा, दोनों यूएई का ही हिस्सा है। रशिया और चीन क्या सोचते हैं? रशिया और चीन का ये विचार है कि यूएई का जो दावा है ये सही दावा है, ये तीनों द्वीप ईरान के पास नहीं होना चाहिए, ये तीनों द्वीप यूएई का है। ऐसा विचार है रूस और चीन का। रूस और चीन के द्वारा ऑफिशियली ये बात कहा गया था कि ये तीनों द्वीप यूएई का है जिस पर ईरान ने कब्जा किए हुए है। तो ये एक ऐसा जानकारी है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस रीजन को लेकर के ईरान के बारे में रूस और चीन क्या विचार रखते हैं। दोस्तों अगर रशिया की बात किया जाए तो रशिया खुद यूक्रेन के साथ वार में घिरा हुआ है। इसके अलावा रशिया पर वेस्टर्न कंट्री के द्वारा कई तरह के सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या इस रीजन में वो ईरान को सपोर्ट करेगा? जाहिर सी बात है इस रीजन में वो ईरान को सपोर्ट नहीं करने वाला है। दोस्तों अगर बात करें चीन का, चीन खुद साउथ चाइना सी में परेशान है, भारत के साथ उसका प्रॉब्लम चल रहा है। उसके अलावा उसके इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है उसमें काफ़ी गिरावट हुआ है। चाइना का फोकस अपने BRI प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर है और इसके अलावा इस रीजन से चीन को भारी मात्रा में LPG और क्रूड ऑयल का सप्लाई भी होता है। तो आप खुद सोचने वाली बात है कि क्या चीन ये चाहेगा कि ये रास्ता बंद हो? तो चीन बिल्कुल ही नहीं चाहेगा कि ये रास्ता बंद हो और कम से कम हार्मुज स्ट्रेट के मैटर पे चीन ईरान को बिल्कुल ही सपोर्ट करने वाला नहीं है। दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात करें तो ईरान के द्वारा जो बातें कही गई हैं कि हम इस रास्ता को बंद कर सकते हैं, वो महज एक बयानबाजी भर है, वो बयानबाजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं।